जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को आज हम फ्रांस की क्रांति के तात्कालिक कारण पढ़ाएंगे। फ्रांस की क्रांति के पिछला मैं सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण पर बिंदुवार बात कर चुके हैं। बिंदुवार हम बात कर चुके हैं। आज हम उसी सिलसिले के आगे फ्रांस के तात्कालिक कारण रखते हैं, जो पेपर की दृष्टि से, यूपी बोर्ड पेपर की दृष्टि से और वर्ल्ड हिस्ट्री जहां भी कंपटीशन में पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांस की क्रांति दुनिया की पहली क्रांति है। इसीलिए मैं फ्रांस की क्रांति आप सभी लोगों के बीच में रूबरू करा रहा हूं। और इस फ्रांस की क्रांति को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए कितना आपको समझ में आता है और साथ साथ यूपी बोर्ड में कितना आता है, ये आप लोग खुद पढ़कर अनुमान लगा सकते हैं। आज हम फ्रांस क्रांति के तात्कालिक कारण पर बात करने जा रहा हूं। फ्रांस क्रांति के तात्कालिक कारण में मैं लुई की बात करने जा रहा हूं, जो लुई 14वां, 15वां और 16वां का कार्यकाल कैसा रहा, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति का आगाज हुआ। आज मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, लुई 14वें का कार्यकाल, लुई 14वें का कार्यकाल चला था 1643 से 1715 तक। 1643 ईस्वी से 1715 ईस्वी तक लुई 14वें का कार्यकाल था। और जब लुई 14वां का अंत हुआ तो लुई 15वां उसका बेटा राजा बनकर फ्रांस का बैठेगा, सम्राट बनकर फ्रांस का बैठेगा। और जब लुई 15वां राजा बनकर फ्रांस का बैठा, तब उसका समय था, तब उसका कार्यकाल था 1715 ईस्वी से 1774, 1715 ईस्वी से 1774 ईस्वी। ये लुई 15वें का कार्यकाल था। अब जब लुई 15वां समाप्त होगा तो इसके बाद अब लुई 16वां का कार्यकाल आएगा। और इसी लुई 16वें के कार्यकाल में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो अगर मैं लुई 16वें की बात करूं, लुई 16वें का कार्यकाल, तो लुई 16वें का कार्यकाल अगर बात करें तो 1774 में ये बना था। जब ये 20 वर्ष का था तभी इसका जो है राजमुकुट हो गया था, सिंहासन बैठ गया था। और इसी के कार्यकाल में 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। अर्थात लुई 16वें के कार्यकाल में फ्रांस में क्रांति हुआ था। तो क्या कारण रहा कि लुई 16वें के कार्यकाल में फ्रांस की क्रांति हुई, और जबकि लुई 15वें के कार्यकाल और लुई 14वें के कार्यकाल में फ्रांस की क्रांति क्यों नहीं हुई? इसके पीछे जो कारण है, मैं आज फ्रांस के तात्कालिक कारण में ये क्लियर करने जा रहा हूं, यह स्पष्ट करने जा रहा हूं कि लुई 14वें, लुई 15वें के कार्यकाल में क्रांति क्यों नहीं हुई फ्रांस में, और लुई 15वें के कार्यकाल में नहीं हुई, लेकिन लुई 16वें के कार्यकाल में क्रांति क्यों हो गई। चलिए देखते हैं। मैं बता रहा हूं कि लुई 14वें के कार्यकाल में कभी 170 वर्ष पहले, 170 वर्ष पहले कभी स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। अब ये कारण रहा कि स्टेट जनरल की मीटिंग ये लुई 14वां ने 170 साल, अर्थात इसी के कार्यकाल में 170 साल में, मतलब अगर देखोगे 1774, 1789 तो 170 साल पहले, अगर यहां से देखोगे 1774, 1789 तो 170 साल पहले लुई 14वें के कार्यकाल में, मतलब 1715 के टाइम में 170 साल पहले स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। क्यों? क्योंकि उस राज्य, उस स्टेट की मीटिंग बुलाने का कारण था कि वहां पर टैक्स को बढ़ाया जाए। टैक्स को इसलिए बढ़ाया जाए ताकि खजाना का काम जो टैक्स पर निर्भर था वो चलता रहे। तो लुई 14वें ने पहले अपने कार्यकाल में जनरल स्टेट की मीटिंग किया था, और तब वहां की जनता, जो सामाजिक ढांचा था वहां का, कि फर्स्ट में क्या थे पादरी, दूसरे में क्या थे कुलीन वर्ग, और तीसरे में क्या थे जनसाधारण लोग। जनसाधारण के 3 पार्ट्स थे जो हमने आप लोगों को पढ़ाया। इन लोगों ने कभी उसका विरोध नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि वहां पर कोई जो है, वहां पर कोई अभी
दार्शनिक और कवियों का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि अच्छे अच्छे कवि, अच्छे अच्छे दार्शनिक उस टाइम पे नहीं जन्म लिए थे। अच्छे अच्छे बुकें, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा, ऐसे वॉल्टेयर ने लिखा, ऐसे लोगों ने, जॉन लॉक आए, ऐसे लोगों ने तब जन्म नहीं लिया था। इसलिए ये मीटिंग सफल रही। लुई 14 के कार्यकाल में ये मीटिंग क्या रही? सफल रही। जब ये सेकेंड मीटिंग होने वाली थी, अब ध्यान देखिएगा, तो सेकेंड मीटिंग जो हुई थी वो 5 मई 1789, 5 मई 1789 को जब सेकेंड मीटिंग बुलाई गई, तो किसने बुलाया? ये बुलाया था लुई 16वें ने। सेकेंड मीटिंग लुई 16वें ने 5 मई 1789 को बुलाया। और जब बुलाया तो अब क्या कारण था? कारण था कि खजाना क्या था? खाली था। तो टैक्स को क्या था? बढ़ाना था। टैक्स को क्या था? बढ़ाना था। खजाना क्या था? खाली था। तो टैक्स बढ़ाने के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई। और जब बुलाई तो 3 लोगों आए इसमें। फर्स्ट जो आए, ये 300 लोग कौन आए? ये 300 लोग आपके आए प्रतिनिधित्व करने, फर्स्ट वाले पादरी लोग, ये पादरी वर्ग आए 300 लोग। और सेकेंड में आए 300 लोग को कुलीन वर्ग आए, तो ये कुलीन वर्ग हो गए 300। लेकिन जो थर्ड आए जनसाधारण को 600 लोग आए। ये बात समझ में आ रही है कि जनसाधारण में 600 लोग आए। ये अब ये आए बैठे, तो बैठने क्या बैठाया गया? एक हाल था, उस हाल में ऐसे बैठाया गया, ऐसे कुर्सियां लगाई गई, इस तरफ बैठाया गया, इस तरफ बैठाया गया और इस तरफ बैठाया गया। ये ऐसे बैठा दिया गया। 300 इस तरफ बैठे, मान लीजिए पादरी वर्ग बैठे, इस तरफ कुलीन वर्ग बैठे, और जो जगह इस तरफ खाली था और जो जगह इस तरफ खाली था, और पीछे जो खाली था इस साइड खाली था, ये 600 जनसाधारण लोग खड़े रहे। ऐसे क्या थे? खड़े रहे। इनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सीटिंग व्यवस्था पादरी वर्ग के लिए, सीटिंग व्यवस्था कुलीन वर्ग के लिए, लेकिन जनसाधारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। स्टैंडिंग में थे ये लोग। और जब वो आए यहाँ पर स्टेट जनरल की मीटिंग सेकंड करने के लिए, तो वहां पर वो 4000 जनसाधारण लोग, क्या 4000 जो है पत्र लेकर आए थे, जो आम जनता ने लिख कर दिया था कि जाके राजा को दे देना, कैसे दिक्कत में फ्रांस, कैसे समस्याओं में फ्रांस गुजर रहा। उसमें सब कारण लिखा हुआ था। जो निरंकुश राजा शासन कर रहा था उसी के पक्ष में सब लिखा उसमें रखा हुआ था। लेकिन वो पत्र 4000 पत्र कौन पढ़ेगा? आप लोग समझ ही चुके होंगे। और ये कहीं ना कहीं हम 4000 कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 40,000 का भी जिक्र है। अब जो सही हो, 40,000 भी पत्र थे उसमें। अब 40,000 थे कि 4000, ये स्पष्ट एनसीईआरटी 40,000 कर रहा है और 4000 पत्र में मिले हैं, बल्कि मैं 40,000 को स्पष्ट कर रहा हूं। एनसीईआरटी के तहत देखोगे 40,000 पत्र लिखा था। अब क्या हुआ इसमें कि जैसे ही ये बैठक व्यवस्था हो गई बैठने की, जैसे ही चालू हुआ मीटिंग, ये चालू हुआ तो एक ओट रखा गया किसका? पादरी वर्ग का। एक ओट किसका रखा गया? कुलीन वर्ग। लेकिन 600 होते हुए भी एक ओट रखा गया किसका? जनसाधारण का। अब जान लीजिए, जैसे कर टैक्स बढ़ाने को कहा जाएगा कि टैक्स बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, तो जो 2 वोट एक तरफ हो जाएगा तो वही काम होगा, और 2 धन 1 जिस तरह 1 हो जाएगा वो हार हो जाएगी। अब बताओ, इनको टैक्स देना नहीं पड़ता था पादरी वर्ग को, कुलीन वर्ग को टैक्स देना नहीं पड़ता था, सिर्फ देना पड़ता किसको? जनसाधारण को। तो जब 2 वोट का बात आएगी तो वोट किधर पड़ेगा? पादरी वर्ग कुलीन वर्ग एक तरफ वोट डालेंगे। तो जब साधारण सी बात है कि जीत किसकी होगी? पादरी वर्ग के कुलीन वर्ग की जीत होगी। मतलब टैक्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? टैक्स 100% बढ़ जाएगा जब 2 वोट एक तरफ रहेगा, और 1 वोट जनसाधारण का रहेगा तो 100% वो हार होगी। तो जब वो हार होगी तो टैक्स तो बढ़ जाना। लेकिन कारण था कि रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब लिख दिया था, समाज सभ्यता की किताब लिख दिया था। ये लुई 16वां को नहीं पता था कि समाज कितना बदल चुका है। जॉन लॉक ने किताब लिखा जो राजा दैवीय शक्ति कहते था, तो राजा को दैवीय शक्ति नहीं होता है, ये जॉन लॉक ने अपने किताबों में लिखकर खंडन कर दिया था। मुख्य रूप से जो है सभी लोग जन्म स्वतंत्र रूप से लेते हैं और वे स्वतंत्र और जंजीरों में जकड़े हुए नहीं होते हैं। वॉल्टेयर ने लेटर्स ऑन द इंग्लिश नाम की किताब लिखा,
जॉन लॉक टू टिट्राइज ऑफ द गवर्नमेंट नाम की किताब लिखा। मॉन्टेस्क्यू द स्पीड ऑफ द लॉज, द स्पीड ऑफ द लॉज नाम की पुस्तक लिखा। और द स्पीड ऑफ द जो लॉज नाम की पुस्तक थी, ये शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, तो जो हमारे देश में भी इसका पालन होता है और इसी का पालन फ्रांस से अमेरिका ने किया था। इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये तीनों आते हैं। ये फ्रांस से कहाँ आया? अमेरिका में। अमेरिका से हमारे संविधान में आया, तो जान लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें जब फ्रांस में गढ़ी जा रही थी तो वहां के लोग, वहां के जब लोग पढ़े लिखे लोग, जनसाधारण के जाकर सैलून में, मार्केट में, बड़े बड़े होटल में, छोटे छोटे होटल में, जहां पर मार्केट, जहां गैदरिंग होता था, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर जोर जोर से पढ़ते थे। जॉन लॉक की किताब पढ़ते थे, द स्पीड ऑफ द लॉज पढ़ते थे, वॉल्टेयर की किताब पढ़ते थे, मॉन्टेस्क्यू की किताब पढ़ा जाता था कि लोग जाने, जागरूक हों। उनकी किताबों को ना पढ़ सके, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो जो पढ़े लिखे थे वो जोर जोर पढ़ते थे, चर्चा करते थे हर जगह कि लोग जाने। और ये इतना ज्यादा चर्चित हो चुका था कि लोगों का कोई अंदाजा नहीं था कि अब क्या होगा। वो जानता था कि जैसे लुई 14वां ने बढ़ाया था टैक्स, वैसे हम भी टैक्स बढ़ा देंगे, उसको कोई आंकड़ा नहीं था। और जैसे ये वोट ऐसे पढ़ने को कहा गया, तुरंत जो है ये वोट डालने से सब लोग इनकार हो गए। कहा आज से ये जो है सिद्धांत लागू नहीं होगा, आज से हम लोग खुद एक ऐसा असेंबली बनाएंगे और हम अपना संविधान स्वयं लिखेंगे और इस राजा से बढ़कर संविधान होगा तो राजा को मानना पड़ेगा, या ऐसा नहीं होगा। और ये टैक्स जो बढ़ाया गया था इसी पर रोक लगा दिया गया, टैक्स नहीं बढ़ा। और लोग गुस्सा कर गए। गुस्सा करने के बाद बाहर निकलते हैं और वो टाइम होता है 20 जून 1789 को। सभी लोग 20 जून 1789 को सभी लोग, एक फ्रांस के बगल पड़ता है वारसाय, तो वारसाय के इंडोर स्टेडियम में 20 जून 1789 वारसाय के इंडोर स्टेडियम में एकत्र होकर राजा के खिलाफ संविधान बनाने का फैसला लेते हैं। कौन लोग? जनसाधारण लोग। यही जनसाधारण लोग 1789 को 20 जून 1789 को इंडोर स्टेडियम में बाहर निकलकर राजा के खिलाफ संविधान लिखने के लिए फैसला लेते हैं। अर्थात उन्होंने कहा स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं और नेशनल असेंबली स्वयं घोषित कर देते हैं और राजा से बढ़कर रहेगा, राजा को मानना पड़ेगा, संविधान को ही चलेगा, राजा का अब नहीं चलेगा कि राजा का लड़का राजा, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये लोग बाहर निकलकर पढ़ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, कसम खाते हैं। लेकिन उसमें दो लोग नेता होते हैं, जो ये आगे जो पादरी और कुलीन वर्ग के ही होते हैं, लेकिन जनसाधारण के पक्ष में खड़े होते हैं। सब लोग अंधे नहीं होते हैं, उसमें दो लोग होते हैं, एक कुलीन वर्ग का होता है, यहाँ देख लीजिए, और एक पादरी वर्ग का होता है जो जनसाधारण के आते हैं अंतर्गत, के नाम मानते हैं। जो कुलीन वर्ग का होता है उसका नाम होता है मिरावियो, और जो पादरी वर्ग का होता है उसका नाम होता है ओवेसिए। तो पादरी जो होते हैं, कुलीन वर्ग के जो होते हैं, मिरावियो होते हैं, और पादरी वर्ग के जो होते हैं ओवेसिए। ये दो लोग जनसाधारण के समक्ष आ जाते हैं और यही जो है जाकर वहां इंडोर स्टेडियम के ऊपर ऊंचा बना होता है, थान के टाइप में, तख्ता के टाइप में, जाकर वहां खड़े होते हैं, भाषण देते हैं और वहां कहते हैं कि मैं आज से राजा का जो है कानून व्यवस्था है उसको नहीं माना जाएगा। और जाकर 1791 में पूर्ण रूप से कानून राजा से सर्वोपरि बनकर तैयार हो जाता है। और जो 1791 में कानून संविधान बनकर तैयार होता है, उस संविधान में 17 अनुच्छेद थे। ये कंपटीशन में पूछा गया है। 17 अनुच्छेद थे कि भारत जब संविधान फ्रांस के संविधान को पहली बार जब लिखा गया राजा के सर्वोपरि मानकर, तब उसमें कितने अनुच्छेद थे? 17 अनुच्छेद थे, 17 बातें थी। और फ्रांस इसी जब ये ज्यादा हो गया तो फ्रांस आंदोलित हो गया। तो आंदोलित पूरा फ्रांस में अफरा तफरी मच गया और राजा को मानना पड़ा। ये संविधान लिखकर तैयार हो गया, सर्वोपरि हो गया। लेकिन राजा के दिमाग में खटकने लगा कि कैसे आज फ्रांस की जनता हमारे विपक्ष में खड़ी हो गई है और ये हवाएं अन्य देशों में भी लग गई
आसपास के देशों में लग गई, जैसे ऑस्ट्रेलिया था वहां लग गया, तमाम देशों में एक खबर लगी। अब आगे क्या होगा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि अब आगे क्या होगा, कैसे आगे अब जो है हलचल मचेगी पूरे फ्रांस में, जनता कैसे जो है जवाब देगी राजा को, और राजा भी जवाब देगा जनता को, क्या वो षड्यंत्र रचेगा, मैं अगले वीडियो में आप सबको मिलाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।